गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड। सीटेट के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी वीडियो बन रही है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बन रही है। आज टॉपिक है जल, वाटर से रिलेटेड। मेरे ख्याल से 2 वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वाटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए एक वीडियो आज बन जाएगी, एक वीडियो और हो सकता है कल परसों बने। आइए जल के बारे में कुछ सीखते हैं। आइए हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश महासागरों पर पड़ता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो जल भाप बन के ऊपर उठने लगता है। तो जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जल भाप बन के ऊपर उठा, वाष्पीकरण की क्रिया उसी को कहते हैं। जल का भाप में बनना और फिर ऊपर उठना वाष्पीकरण। ऊपर उठा, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। कल फार्मूला भी बताया था, 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है। तो ऊपर जैसे ही जलवाष्प ऊपर जाता है, ऊपर जाते हुए टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता है। जब डाउन होता है तो एक स्थिति और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब जलवाष्प संघनन होने लगता है, वही फिर बादल बनता है। सबसे पहले जल का वाष्प में बदलना या जल का भाप में बनना, ऊपर उठना वाष्पीकरण, और इसी वाष्पीकरण से और ऊपर जाके टेम्परेचर लो होना। उस वाष्पीकरण को टेम्परेचर लो जब मिलता है तो वो एकत्रित होने लगता है, उसी को संघनन कहते हैं। संघनन के बाद बादल बनता है और वही बादल से फिर वर्षा होती है। क्योंकि टेम्परेचर यहाँ ऊपर पर डाउन हो जाता है और बने हुए भाप जो है फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ से उठ रहे हैं गैसीय फॉर्म में और फिर यहाँ पे चल के हल्का सा ठोस फॉर्म में होते हैं। फिर जब उसका भार बढ़ता है तो भार बढ़ने पर हम जानते हैं कि जब किसी भी चीज का भार बढ़ता है तो वह वस्तुएं नीचे पृथ्वी के केंद्र के आकर्षण बल के कारण नीचे आती है। वही कंसेप्ट है, यहाँ पे बादल बना और ज्यादा जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो भारी बूंद में परिवर्तित हो जाती है, और भारी बूंद जब होती है तो धीरे धीरे वो नीचे गिरना शुरू होती है। जब बूंदों का नीचे गिरना ही वर्षा कहलाता है। तो ये वर्षा कहीं पर भी हो सकती है, महासागरों में भी होगी, स्थल खंड पे होगी, जंगलों में होगी, और डिपेंड करता है वर्षा के प्रकार पे। तो आई थिंक कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले हमने देखा वाष्पीकरण की क्रिया, फिर उसके बाद संघनन की क्रिया, फिर उसके बाद मेघ बनता है, मेघ से फिर वर्षा होती है। फिर उसके बाद ये वर्षा जब घरों में गिरता है, खेतों में गिरता है या महासागरों में गिरता है, तो फिर यही वर्षा का जल फिर वाष्पन होता है। फिर वाष्पन के कारण फिर जो संघनन होता है, संघनन के बाद फिर वर्षा होती है। जैसे घरों में वर्षा की बूंद गिरे, वर्षा का पानी जब घरों में आया तो घरों से नालियों के माध्यम से नदियों में पहुंचा और नदियों के माध्यम से फिर महासागरों में पहुंचा, और फिर वो टेम्परेचर हाई होने के कारण वहां से फिर वाष्पन की क्रिया फिर शुरू होती है। इस तरीके से ये एक चक्र चलता रहता है। आइए हम उसके बाद वर्षा के प्रकार को देखते हैं कि वर्षा कितनी प्रकार की होती है। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, फिर उसको सीखेंगे कि ऐसी वर्षा क्यों होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है, उसके रीजन क्या है। वर्षा के
प्रकार। नंबर 1 संवहनीय वर्षा। नंबर 2 पर्वतीय वर्षा। और नंबर 3 चक्रवाती वर्षा। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। नंबर 1 संवहनीय वर्षा, नंबर 2 पर्वतीय वर्षा और नंबर 3 चक्रवाती वर्षा। एक एक करके हम लोग इसको सीखते हैं। संवहनीय वर्षा क्या है, किसको कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कैसे होती है, चक्रवाती वर्षा कैसे होती है। आइए इसको हम लोग एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम संवहनीय वर्षा को देखेंगे। हमने कल एक फिगर ड्रा किया था अर्थ का, पृथ्वी का। इसको हमने पोल बोला और जो बीच से मध्य से एक रेखा हमने खींचा 0 डिग्री, इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सूर्य की किरण लंबवत होती है। यहाँ पर सालों भर ग्रीष्म काल रहता है। टेम्परेचर यहाँ पर सालों भर हाई रहता है, लो नहीं हो पाता। तो ऐसे जगहों पर, या इसको हम ये चीज कहते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, भूमध्य सागरीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश है या भूमध्य रेखीय जलवायु है। तो इसके आसपास पाए जाने वाले जितने भी देश, सागर, झीलें, स्थलखंड जो भी होंगे, इसके आसपास पाए जाने वाले सब भूमध्य रेखीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय सागर कहलाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हमेशा पड़ता रहता है। ग्रीष्म ऋतुएं होती है, टेम्परेचर हाई रहता है और ऐसी जगहों पे टेम्परेचर हाई होने के कारण हमेशा वाष्पन की क्रिया होती रहती है। महासागरों में जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है तो टेम्परेचर हाई होता है और हाई टेम्परेचर होने के कारण जल का भाप बनकर ऊपर उठना और फिर और ऊपर जाकर संघनन होना, संघनन के बाद फिर उसी के आसपास क्षेत्रों में वर्षा का कराना, यही संवहनीय वर्षा कहलाता है। याद रखिएगा, संवहनीय वर्षा हमेशा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है, भूमध्य रेखीय सागरों में होती है और ये वर्षा हमेशा होती रहती है, सालों भर होती रहती है। ये वर्षा डेली दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक डेली होती है। ये याद रखिएगा, संवहनीय वर्षा डेली होती है, एक निश्चित टाइम पर भी होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। आइए दूसरी बात हम करते हैं पर्वतीय वर्षा की। जब महासागरों से हाई टेम्परेचर के बाद जल का भाप बनकर ऊपर उठना, फिर पवनों के कारण यहाँ से जलवाष्प उठ रहा है, यहाँ पे गया, ये टकरा के पर्वत से टकरा के और ऊपर उठता है और जैसे ही ऊपर उठा वहीं पे संघनन की क्रिया शुरू हो जाएगी
और फिर यहीं पर वर्षा होने लगती है। भारत में यही वर्षा होती है। जैसे आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले भारत में केरल में वर्षा होती है अप्रैल माह में। अप्रैल माह में केरल में वर्षा होती है और ये पर्वतीय वर्षा होती है। यहाँ पर इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है। जब यहाँ से महासागरों से उठने वाली पवनें जो आर्द्र होती है, जलवाष्प की मात्रा उसमें होती है, तो ये पवनें जैसे ऊपर उठती है तो इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद एक पेरल का नियम है कि इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद अपने राइट साइड में मुड़ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ केरल पे बहुत पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है और सबसे पहले ये अप्रैल माह में लगभग 8 अप्रैल को यहाँ पर ये पवनें आके पर्वतों से टकराती है और फिर ऊपर उठती है, संघनित होती है और वहां पर वर्षा करती है। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ते जाएंगे, अप्रैल से मई यहाँ पर आ जाएगा, जून यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जून में सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, तो मई में यहाँ रहा होगा सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर अप्रैल में यहाँ था। तो टेम्परेचर बढ़ा, ऊपर उठने वाली जल वाष्प की मात्रा आगे बढ़ी, इक्वेटर क्रॉस की, राइट साइड घूमी, पर्वत से टकराई, वहां पर वर्षा शुरू। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ते जाएंगे, पर्वत से ये पवनें टकराती जाएगी, वहां पर वर्षा होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर पर्वत तो एक अरावली भी है राजस्थान में। हम लोगों ने सुना है कि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। उसका मेन रीजन यही होता है कि वहाँ पहले तो थार का मरुस्थल है और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर अरावली पर्वत, इसकी दिशा और इसकी स्थिति देखिए कि पवन के बिल्कुल सम्मुख होता है। अब ये देखिए पर्वत, यहाँ पर पवन गई, टकराई, ऊपर उठी, वर्षा शुरू। यहाँ पर पवन की दिशा ये है। अब यहाँ टकराने के चांसेस नहीं है, पवनें निकल जाती है आगे। यहाँ पे हिमालय पर्वत है, वहां से टकरा के ये पवनें नीचे गिरने लगती है, उतरने लगती है और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे क्षेत्रों में यही वर्षा होती है। यही कारण है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। अच्छा, ऐसे मौसम में यहाँ पर वर्षा हुई, उत्तर भारत में, साउथ में भी वर्षा हुई, तकरीबन हर जगहों पे वर्षा हुई, राजस्थान अछूता रह गया। जबकि उसका कारण मैंने अरावली पर्वत को बताया। इसके विपरीत शीतकाल में यहाँ पर तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा होती है। उसका रीजन लौटता हुआ मानसून है। जब ये मानसून लौटता है तो बंगाल की खाड़ी ये है, ये अरब सागर कहलाता है और ये बे ऑफ बंगाल कहलाता है। लौटता हुआ मानसून जब बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प की मात्रा को ग्रहण करता है और आगे बढ़ता है तो यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है और आके तमिलनाडु में पर्वत से टकराकर वहां पर वर्षा करा देती है। यही कारण है कि शीतकाल में यहाँ पर वर्षा होती है, ग्रीष्म काल में जबकि पूरे भारत में वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को हमने पर्वतीय वर्षा कहा और आज हम लोगों ने दो वर्षा को खासतौर से सीखा, एक संवहनीय वर्षा और दूसरा पर्वतीय वर्षा।